नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर लॉज ऑफ गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के बारे में। तो कौन-कौन से मेजर लॉज हैं, मेनली हम 5 लॉज को यहाँ डिस्कस करेंगे। वीडियो बाइलिंगुअल रहने वाला है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज़ से परेशान ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इससे जो पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी, वो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के ऊपर थी कि मेजर प्रिंसिपल्स क्या हैं उनके, क्या मेन थॉट्स हैं। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी से भी आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएँगी चीज़ें, क्योंकि जितने भी ये लॉज़ हैं, ये सारे के सारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के, उसी पर बेस्ड हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के जो आज की वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन-कौन से मेजर जो लॉज़ हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ क्लोजर, फिगर ग्राउंड, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। मेजर हम 5 लॉज़ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हुए जो सबसे पहला लॉ है उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ साइकोलॉजी और सॉरी लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अगर हम बात करें लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में क्या कहा गया, तो आप यहाँ वर्ड भी देख सकते हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? समान। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं समानता का नियम। समानता, सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता। समानता का मतलब होता है कि जब हमें कुछ चीजें एक जैसी नजर आती हैं, मतलब दिखने में एक जैसी होती हैं, चाहे वो उनका रंग हो गया, चाहे वो उनकी शेप हो गई, चाहे वो टेक्स्ट हो गया, कुछ भी जो दिखने में हमें एक जैसे लगे वो कहलाती है सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब बहुत सारी चीजें एक साथ रखी होती है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में रखी हो, किसी भी तरीके से अरेंज करके रखी गई हो, जैसे कि आप यहाँ नीचे पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस वाले पिक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सर्कल्स दिख रहे होंगे जो कि एक तरीके से सजा के रखे गए हैं, एक के बाद एक समान दूरी पर। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर तो सबसे पहले ये पूरे की पूरे वाइट हैं और उसके बाद उसके नीचे जो है वो ब्लैक है। तो इसी तरीके से फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जब इस पूरे पिक्चर को एक साथ देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। आप ब्लैक वाले जितने भी सर्कल हैं उनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में कंसिडर कर रहे होंगे, और ऊपर वाले जो हैं ये ऊपर इनको व्हाइट सर्कल और की एक पूरी लाइन, फिर ब्लैक सर्कल की पूरी लाइन, उसके बाद फिर व्हाइट सर्कल की एक पूरी लाइन, फिर ब्लैक सर्कल की एक पूरी लाइन। तो इस तरीके से आप इस पूरे फिगर को देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है, जो बेसिक जो गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट है, जैसा कि उसकी जो हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़े थे होलनेस, कि जब हम किसी चीजों को होल यानी कि एक पूरी एक साथ देखते हैं जब किसी चीजों को, तो वहां पे एक चीज होती है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हम जो भी देख रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, तो किस तरीके से हमारा ब्रेन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब आप कोई सिमिलर कई सारी चीजें अरेंज की हुई होती हैं एक साथ, तो उसमें जो चीजें सिमिलर होती हैं मतलब समान होती हैं, उनको हमारा दिमाग एक ग्रुप के रूप में देखता है। अब जैसे अगले फिगर में हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिखने में तो आपको एक अरेंजमेंट दिख रही है जहाँ पे पहले 3 सर्कल है, फिर 3 ट्राइंगल है, फिर 3 सर्कल, फिर 3 ट्राइंगल है ना। लेकिन जब हम इसको एक साथ देखते हैं तो हमारा दिमाग इसको कैसे देख पाता है? हमारा दिमाग ऑटोमेटिक इसको जो सिमिलर शेप्स हैं उनको अलग डिफरेंशिएट करके एक अलग ग्रुप के रूप में देखता है, और जो ये ट्राइंगल जो दिखने में एक जैसे हैं इनको एक जैसा वो देखता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो यहाँ पे हमारा दिमाग जब देख रहा है तो ये सिमिलैरिटी के ऊपर चीजों को डिफरेंशिएट कर रहा है। तो बेसिक जो लॉ है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, वो यही है कि कैसे हमारा जो दिमाग है वो सिमिलर आइटम्स जो होते हैं, चाहे वो शेप्स हो गए, कलर हो गए, टेक्स्ट हो गए, उनको अपने अलग तरीके से ग्रुप्ड करके देख पाता है। अगर मैं आपको एक यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जैसा आपने देखा होगा अक्सर आपके फ़ोन में मैसेजेस आते हैं, चाहे वो बैंक से हो गए या और कहीं से हो गया।
अगर उन मैसेजेस में कोई आपको लिंक दिया गया है किसी तरह का, जैसे अगर बैंक वाले कई बार आपको किसी तरह का लिंक देते हैं, कोई ऑफर दिया, उस ऑफर को एक्सेस करने के लिए मैसेज में आपको एक लिंक दे दिया कि इस लिंक के थ्रू आप उस ऑफर तक जा सकते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा कि जो लिंक होता है उसको ब्लू टेक्स्ट में अक्सर वो भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे ही हम ब्लू टेक्स्ट देखेंगे, जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे। यानी कि जब जितने भी जो ब्लू टेक्स्ट हैं उनको हम एक समान मानते हुए, ब्लू लिंक वाली की मैं बात कर रहा हूँ, उनको हम एक समान मानते हुए हम समझेंगे कि इस पर क्लिक करते ही हम कहाँ पहुंच जाएंगे, जो भी हमें ऑफर दिया जा रहा है उसकी डिटेल्स हम पढ़ पाएंगे। तो होता क्या है कि इस तरीके से वो सिमिलर, यहाँ पे टेक्स्ट में सिमिलरिटी हो गई, जितने भी ब्लू टेक्स्ट हो गए वो एक लिंक है, और बाकी जो टेक्स्ट हो गए नॉर्मल टेक्स्ट, और उससे वो अलग भी है। तो हमारा दिमाग इस तरीके से वहाँ पे सिमिलर टेक्स्ट को अलग अलग कर पा रहा है, यानी कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो अलग हो गए और सिमिलर टेक्स्ट हो गए ब्लू कलर में वो अलग हो गए। तो हमें पता है कि अगर हम उस ब्लू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये एक लिंक है और हम उस ऑफर तक एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी है ये काम करती है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ। अगला लॉ है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी आपको काफी हद तक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के साथ, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हिंदी में हम इसको कह सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी का मतलब हिंदी में होता है निकट, निकट। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकट। तो अगर मैं कहूँ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इसको हम बोलेंगे निकटता, निकटता का नियम। ठीक है, निकटता का नियम, ये हिंदी में हम इसको बोलेंगे निकटता का नियम। इससे पहले ही क्वेश्चन आ चुका है DSSB में और CTET में भी आ चुका है इसके ऊपर, जो हम जितने भी लॉस पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे निकटता का नियम। प्रॉक्सिमिटी मीन्स निकटता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बात की जा रही है निकटता की, यानी कि अगर जो चीजें, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के जितना क्लोज होंगी उसको हम एक ग्रुप के रूप में कंसिडर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप, अगर आप इस पूरे शेप को कंसिडर करिए इस प्रकार से, जो आपको मैंने यहाँ पे फिगर दे रखी है, इसको आप देखिए ध्यान से। इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि हमारा दिमाग जब इस पूरे के पूरे इमेज को एक साथ देख रहा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 ग्रुप बना ले रहा है। हमारा दिमाग इसको देख रहा है तो 3 ग्रुप बना ले रहा है। पहला ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला है, हम इसको एक ग्रुप के रूप में देख रहे हैं इस फिगर के अंदर ही, और इसको एक ग्रुप के रूप में देख रहे हैं, एक अलग ग्रुप। और इसी प्रकार से जो ये नीचे वाला है इसको हम एक अलग ग्रुप के रूप में कंसिडर कर रहे हैं। हालांकि एक ही इमेज में हमें 3 ग्रुप होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम इनको ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या कि ये जो जितने भी सर्कल्स हैं, ये 1 2 3 3 4 5, यानी कि ये 15 सर्कल है, ये आपस में एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये नीचे 10 सर्कल हैं ये एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है, और इसी प्रकार यहाँ पर ये 18 जो सर्कल है ये एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है। बजाय कि ये 18 सर्कल इस 15 के ज्यादा क्लोज हो, ये आपस में एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है, इसीलिए ये हमें एक सेपरेट ग्रुप, ये हमें एक सेपरेट ग्रुप और ये हमें एक सेपरेट ग्रुप के रूप में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस नियम में यही कहा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के जितने ज्यादा निकट होंगे या जिसके भी ज्यादा निकट होंगे वो उसके साथ एक ग्रुप बनाता हुआ हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये था बेसिक लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें एक चीज और समझने की जरूरत है, वो ये है कि जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि कई बार वो सिमिलैरिटी के प्रिंसिपल को भी साइड में कर देती है। मतलब अगर कोई फिगर है उसमें आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है और उसके साथ साथ प्रॉक्सिमिटी भी है, तो प्रॉक्सिमिटी इतनी पावरफुल होगी कि वो सिमिलैरिटी को साइड में कर देगी और प्रॉक्सिमिटी आपको ज्यादा दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस वाली फिगर में लेकर चलूं, इस वाली फिगर में, तो इस वाली फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये 8 सर्कल हैं, यहाँ पर भी ये 8 सर्कल हैं,
और इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये 8 सर्कल है। लेकिन आप साथ के साथ ये भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये 4 सर्कल तो ब्लैक में है, फिर 4 रेड में, इसी प्रकार से यहाँ पे 4 ब्लैक में, 4 रेड में, फिर यहाँ पे 4 ब्लैक में और 4 रेड में। तो इस प्रकार से ये अरेंजमेंट की गई है सर्कल्स की। लेकिन आप यहाँ पर ये देखेंगे, क्योंकि हमने अभी इससे पहले वाले जो लॉ पहले वाला जो लॉ पढ़ा था सिमिलैरिटी का, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के सिमिलर है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, शेप में हो, कलर में हो, टेक्स्ट में हो, वो सिमिलैरिटी हमें दिखती है उसमें, और हम उनको एक ग्रुप के रूप में देख पाते हैं कि भाई ये एक अलग ग्रुप है इनका, जो एक जैसी दिखने में है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो सर्कल्स है इसमें ये 4 तो रेड है और ये 4 ब्लैक है। इसी प्रकार से 4 रेड, 4 ब्लैक, 4 रेड और 4 ब्लैक। तो हम देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी को अगर हम फॉलो करें तो हमें जो ये रेड है ये हमें एक अलग ग्रुप के रूप में दिखने चाहिए कि रेड का अलग ग्रुप हो गया और उसमें फिर ब्लैक का ग्रुप हो गया। लेकिन हमें ऐसा नहीं दिख रहा। क्या हमें ये दोनों मिल एक साथ एक अलग ग्रुप बनाते हुए दिख रहे हैं? रेड और ब्लैक एक साथ एक अलग ग्रुप बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी सेम, रेड और ब्लैक एक साथ एक अलग ग्रुप बना रहे हैं और यहाँ पर भी अलग ग्रुप बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम इनको एक साथ रेड को अलग और ब्लैक को अलग करके देख पा रहे, नहीं, हम रेड और ब्लैक को अलग अलग ना करके रेड और ब्लैक को मिक्स करते हुए उनका एक अलग अलग ग्रुप बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है, सिमिलरिटी होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ज्यादा इस पर हावी हो रही है। तो इस प्रकार से ये चीजें काम करती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आ गया तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ। अगला लॉ है लॉ ऑफ क्लोजर। देखिए लॉ ऑफ क्लोजर सिंपल सी भाषा में ये कहते हैं कि हमारा जब हम किसी भी इमेज को देखते हैं जो कि कंप्लीट नहीं है, उसमें मतलब चीजें मिस हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करता है उसको ऑटोमेटिक फिल करके इमेज पूरी बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फुटबॉल की बात करूं तो यहाँ पे आपको इस फुटबॉल में दिख रहा है कि किस प्रकार से सिर्फ ब्लैक ब्लैक पोर्शन यहाँ पर दिया गया है और ना ही ये कंप्लीट है। कंप्लीट होता तो यहाँ पे एक सर्कल भी पूरा बना होता। लेकिन हो क्या रहा है कि ये ब्लैक जो स्पॉट्स बनाए गए हैं ये इस प्रकार से बनाए गए हैं कि हमारा दिमाग ऑटोमेटिक इस पूरी फिगर को फिल कर दे रहा है, वाइट पोर्शन को भी एक साथ ले रहा है और वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में इसकी इमेज बन जा रही है फुटबॉल की। हालांकि यहाँ पर ये आपको फुटबॉल कंप्लीट फुटबॉल यहाँ पे नहीं बनाया गया है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक ब्लैक पोर्शंस दिए गए हैं और ये इस प्रकार से दिए गए हैं कि हमारा दिमाग ऑटोमेटिक समझ रहा है कि भाई ये एक फुटबॉल है। अब हम आते हैं यहाँ पे अगले फिगर पे, जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिखने में तो ये हमें एक जैबरा दिख रहा है पूरा। अगर हम पूरी इमेज को देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जैबरा हमें कंप्लीट दिख रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ ब्लैक लाइंस इस प्रकार से ड्रॉ की गई हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ की गई है कि ये पूरा कंप्लीट हम इसको जैबरा देख पा रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी कोई आउटलाइन आपको नहीं दिख रहा होगा, आउटलाइन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लाइन इस प्रकार से बनाई गई है कि हमारा दिमाग उस चीज को इस प्रकार से देख रहा है जैसे एक ज़ेब्रा हो, पूरा कंप्लीट ज़ेब्रा। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ क्लोजर, जहाँ पे जब कोई पार्ट मिसिंग होता है किसी भी फिगर का तो हमारा ब्रेन क्या करता है उसको ऑटोमेटिक फिल कर देता है और जो पूरी कंप्लीट इमेज है उसको वो पहचान लेता है कि भाई ये तो मुझे इसकी तस्वीर नजर आ रही है। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ क्लोजर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है फिगर ग्राउंड। फिगर ग्राउंड आप इमेज देखकर ही समझ गए होंगे। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, पहली चीज होती है फिगर और दूसरी चीज होती है ग्राउंड। फिगर ग्राउंड में क्या होता है कि आपको फिगर भी दिखती है और जब आप ग्राउंड पे फोकस करते हैं तो आपको एक ग्राउंड में भी एक इमेज दिखती है, ग्राउंड इन द सेंस बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि हमारा फोकस पॉइंट कहाँ पर है वो मैटर करता है। अगर हमारा फोकस पॉइंट फ्रंट की तरफ है तो हमें जो फ्रंट इमेज है वो दिखेगा, लेकिन अगर हमारा फोकस पॉइंट बैकग्राउंड में है, पीछे की तरफ है, तो हमें जो ग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है वो दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको फिगर ग्राउंड कहा जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर सीधा लेकर आता हूँ इस पहली तस्वीर में, जो यहाँ पर आपको तस्वीर नजर आ रही है। देखिए
अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पोर्शन पे है, अगर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पोर्शन पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक ट्री नजर आ रही है और ऊपर दो बर्ड्स ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना फोकस इस ब्लैक से हटाकर व्हाइट पे करें, व्हाइट को ध्यान से देखें, व्हाइट पोर्शन पे फोकस करें अपना, तो यहाँ पे आपको दो एनिमल्स नजर आएंगे एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फिगर ग्राउंड है वो वर्क करती है। आइए अब हम अगली तस्वीर पे चलते हैं। अगली तस्वीर अगर हम ध्यान से देखें, सेम इसमें भी अगर आप व्हाइट पर फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एप्पल नजर आएगा जो कि साइड से कटा हुआ है, मतलब कि जैसे किसी ने खा रखा हो, इस टाइप का ये एप्पल है। लेकिन अगर आप अपना फोकस इस व्हाइट से हटाकर ब्लैक पे करते हैं जो कि ब्लैक बैकग्राउंड भी है, तो आपको एक ब्लैक इमेज नजर आएगी यहाँ पे एप्पल के अंदर एक व्यक्ति की। यहाँ पे एक चेहरा है मनुष्य का, आप समझ गए होंगे किसका है ये। तो ये आपको तस्वीर नजर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इमेज आपको नजर आ रही है। जब अपना फोकस व्हाइट बैकग्राउंड पे कर रहे हैं तो एप्पल, और जब आप अपना फोकस ब्लैक पे कर रहे हैं तो एक अलग इमेज नजर आ रही है। तो इसी को हम फिगर ग्राउंड कहते भी हैं। तो आप कौन सी इमेज देख पा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपका फोकस कहाँ पर है, आप कहाँ फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फिगर में कर रहे हैं या ग्राउंड में कर रहे हैं, ग्राउंड इन द सेंस बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये फिगर ग्राउंड लॉ है। और अक्सर स्कूलों में आपने बहुत देखा होगा, स्कूल की दीवारों को जब अक्सर हम छोटे बच्चों के लिए सजाते हैं ना, ताकि बच्चे को इंटरेस्टिंग इमेजेस दिखे, तो हम इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। दीवारों पे जब इस तरह की इमेजेस बनाते हैं तो बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो देखते हैं और उनको भी ये चीज़ समझ में आती है। तो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होती है इस तरह की चीज़ें। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे लॉ की तरफ। अगला लॉ जो है वो है हमारा लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि भाई कोई भी चीज जो कि एक लाइन पर अरेंज की गई है या किसी कर्व पर अरेंज की गई है, किस पर, या तो लाइन पर या फिर कर्व पर, अगर वो अरेंज की गई है तो अक्सर क्या होता है कि उस लाइन पर अरेंज की हुई चीजें हमें एक सिमिलर कंटिन्यूटी दिखाती हैं, बजाय कि जो लाइन पर नहीं है या जो कर्व पे नहीं है। यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपको ये इमेज दिख रही हो तो आप पहले खुद ही इस इमेज को देखिए कि आपको इमेज कैसी नजर आ रही है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप दोनों ही इमेज को ध्यान से देखिए। जब आप पहली इमेज को ध्यान से देखेंगे तो ये इमेज आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रही होगी। ये इमेज एक ऐसी जा रही है और इसी प्रकार से जो दूसरी इमेज है वो इस तरीके से जा रही है। आपके दिमाग ने इसको ऐसे ही देखा है, आई एम श्योर, और कोई तरीका मेरे हिसाब से आपने नहीं सोचा होगा फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने इस तस्वीर को देखा होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, क्या हमारा दिमाग इस तस्वीर को इस प्रकार से देख पा रहा था? इस प्रकार से नहीं देख पा रहा था कि ये भाई एक अलग फिगर है और ये नीचे वाली एक अलग फिगर है। मोस्ट ऑफ द केसेस 99% हमारे दिमाग ने इसको ऐसे नहीं सोचा, बजाय हमारे दिमाग ने इसको एक इस प्रकार से सीधी कर्व्ड लाइन के रूप में देखा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है कि जब हमें कोई तस्वीर इस प्रकार से दिखती है तो हम क्या करते हैं कि जो डॉट्स ये कर्व पे बने हुए हैं इस प्रकार से, उनको ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से देखते हैं, समझते हैं, बजाय कि जो कि इस कर्व पे ना हो। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें ये, तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो ये कर्व आ जाएगा, लेकिन अगर हम इस प्रकार से देखें तो ये कर्व नहीं बनेगा, कुछ अलग ही इमेज बन रही है। कर्व का मतलब ये हमें कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम जब देखते हैं तो हम इसको इस प्रकार से ही देखते हैं कि ये कंटिन्यू कर्व बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, ये हमें कंटिन्यू कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ना कि हम इसको ऐसे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, हम ऐसे नहीं देखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू कर्व ये बन रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी इमेज पे। दूसरी इमेज को अगर आप देखेंगे तो जब आपने पहली बार इसको देखा होगा तो आपको यहाँ पर एक तो आपने इसको इस प्रकार से कंसिडर किया होगा कि एक तो सीधी लाइन बन रही है डॉट्स की और एक बन रही है यहाँ पर कर्व लाइन, ठीक है। 99% चांस है कि आपने इसको ऐसे ही देखा होगा, ना कि बजाय इसके ऐसे। देखिए हम इसको ऐसे शायद ही हमने देखा होगा, इसको इस प्रकार से नहीं देखा होगा, बल्कि क्यों?
इसका रीज़न ये है कि ये लाइन जो है वो कंटिन्यू हमें नज़र आ रही है, सीधी कंटिन्यू आगे तक, और ये कर्व हमें इस प्रकार से कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो हमारा दिमाग जो कंटिन्यू को फॉलो करता है कि चीज़ें कंटिन्यू कैसे हो रही हैं, कंटिन्यू होते हुए हमें इस प्रकार से सीधी लाइन बनती हुई दिख रही है, और यहाँ पर ये कर्व इस प्रकार से कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है, आगे की तरफ कंटिन्यू। तो हमारा दिमाग इसको जल्दी से देखेगा और समझेगा कि भाई कंटिन्यूटी, ये सीधी लाइन ऐसे कंटिन्यू हो रही है और एक कर्व ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, ना कि हम इसको इस प्रकार से कंसिडर करेंगे यूं, इस प्रकार से हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूटी पे हमारा दिमाग काम करता है कि भाई चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं कि नहीं हो रही है। जिस प्रकार वो कंटिन्यू होती हुई हमें लगेंगी, हम उसको एक फिगर मान लेंगे। तो इस प्रकार से जो ये है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो भी लॉज हमने पढ़े हैं आज, मेजरली 5 लॉज हमने पढ़े हैं। कौन कौन से हैं आइए शुरू से देख लेते हैं हम एक बार। पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर को आप कह सकते हैं हिंदी में कि भाई समापन का नियम। समापन का नियम इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है, जो भी इमेज इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट समाप्त कर देता है कि भाई पूरी इमेज कंप्लीट हो गई है। तो आप उस हिंदी में इसको समापन का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फिर हमने फिगर ग्राउंड पढ़ा, और फिर हमने लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का नियम भी हमने पढ़ा। तो ये हमने 5 लॉज आज पढ़े। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपका फेवरेट लॉ आपको कौन सा लगा, कौन सा आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, पसंद आया, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।